खुश हूँ और अल्लाह और भगवान करे कि हमेशा खुश रहे। बहुत खर्चा करा और बहुत दिक्कतें आई, बच्चे बेचारे उल्टियाँ और बीमार से भी हो गए यहाँ तक पहुँचने में, गाड़ी जहाज़ दूसरा जहाज़ फिर बस। मोदी जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं हिंदू धर्म में तो आ गई हूँ, मेरे बच्चे भी आ जाएंगे वहाँ, कल गंगा नहाएंगे। उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मुझे यहाँ की नागरिकता दे दे मेरे बच्चों को, और मुझे पाकिस्तान वापस भेजने की बात भी ना करें, मैं नहीं जाऊँ। प्यार की पींगे बढ़ाते हुए सीमा हैदर पाकिस्तान के कराची से भारत चली आई। सीमा हैदर का कहा एक एक शब्द कितना सच है, सीमा हैदर की बातों में कितनी हकीकत है और कितना फरेब। सीमा हैदर प्यार की दीवानी है या कोई पाकिस्तानी मोहरा? क्या सीमा हैदर पूरे भारत की जनता को बरगला रही है? क्या सीमा हैदर जांच एजेंसियों की आंखों में धूल झोंक रही है? ये सारे सवाल जांच एजेंसियों के दिमाग में खटक रहे हैं। इसीलिए अब यूपी पुलिस ने सीमा हैदर को कानूनी शिकंजे में कैद करने की तैयारी कर ली है। केंद्रीय एजेंसियों की जांच शुरू होने के बाद नोएडा पुलिस ने सीमा हैदर की जमानत खारिज करने की तैयारी शुरू कर दी है। पुलिस को शक है कि सीमा सबूतों को प्रभावित कर सकती है या फिर फरार हो सकती है। पुलिस ने कानूनी सलाह लेने के बाद जमानत खारिज करने के लिए कोर्ट में याचिका देने की पूरी तैयारी कर ली है। सीमा हैदर पर कानूनी शिकंजा कसते ही सचिन की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। गाजियाबाद और नोएडा पुलिस कमिश्नरेट ने सीमा की कुंडली खंगालने में यूपी एटीएस से तकनीकी मदद मांगी है। दरअसल सीमा हैदर का दावा है कि वो नेपाल के रास्ते भारत में घुसी। सीमा का ये दावा भारतीय जांच एजेंसियों के गले नहीं उतर रहा है, क्योंकि नेपाल के रास्ते भारत में घुसपैठ करना इतना आसान नहीं है जितना कि सीमा हैदर बता रही है। इसीलिए अब पुलिस उसके बयान की जांच करने में जुट गई है। यूपी एटीएस केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के साथ कोऑर्डिनेशन कर सीमा के पाकिस्तान से यूपी आने और उसके मददगारों के बारे में जानकारी जुटा रही है। यूपी एटीएस के पास सीमा हैदर से जुड़े कई सवाल हैं, जिनके सही जवाब तलाशे जा रहे हैं। सवाल नंबर 1, सचिन मीणा के संपर्क में कब से थी सीमा? सवाल नंबर 2, सीमा सचिन के बीच किन नंबरों पर होती थी बातचीत? सवाल नंबर 3, सीमा सचिन के बीच किन माध्यमों से होती थी बातचीत? सवाल नंबर 4, भारत आने पर सीमा ने किन मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया? सवाल नंबर 5, किसकी मदद से कराची से भारत पहुंची सीमा हैदर? सवाल नंबर 6, पाकिस्तान में सीमा का पुराना मोबाइल नंबर क्या था? सवाल नंबर 7, सीमा हैदर का बैकग्राउंड क्या है? सवाल नंबर 8, सीमा हैदर के परिवार में कौन कौन है? यही नहीं, भारत आने पर सीमा ने किन मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया है, इसकी भी जांच हो रही है। यही नहीं, सीमा और सचिन कब से एक दूसरे को जानते हैं, उनके बीच बातचीत कब से शुरू हुई और किन नंबरों पर किस माध्यम से दोनों एक दूसरे से बातचीत करते थे, अब इसकी भी जांच यूपी एटीएस कर रही है। सूत्रों का दावा है कि केंद्रीय खुफिया एजेंसी पाकिस्तान में अपने संपर्कों के जरिए सीमा हैदर का पूरा प्रोफाइल पता लगा रही है। उसके घर और परिवार के बारे में भी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। इधर सीमा हैदर के बारे में पाकिस्तान की जांच एजेंसियों ने भी रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सीमा हैदर ने पाकिस्तान से नेपाल तक का सफर एक भारतीय से मिलने के लिए किया था। पाकिस्तानी जांच एजेंसियों के मुताबिक सीमा के पिता एक रिक्शा चालक हैं और उनका भाई एक सरकारी कर्मचारी के रूप में काम करता है। उनकी 2 बहनें भी हैं। जांच एजेंसियों ने सीमा की हवाई सफर की भी जांच की और रिपोर्ट में बताया कि 18 मई को सीमा ने अपने बच्चों के साथ फ्लाइट नंबर G9542 से यात्रा की थी। वहीं रिपोर्ट में एक और दावा किया गया है कि सीमा का पहचान पत्र बनाने के लिए नादरा यानी पाकिस्तान के नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी में उसकी उम्र गलत तरीके से जोड़ी गई थी। सीमा हैदर पर आई पाकिस्तान की जांच रिपोर्ट और सीमा हैदर के मीडिया में दिए गए बयानों में काफी तालमेल है। अब देखना होगा कि भारतीय जांच एजेंसियों की जांच रिपोर्ट सीमा हैदर के पुलिस और मीडिया में दिए गए बयानों और पाकिस्तानी जांच रिपोर्ट से कितनी मेल खाती है। तो कई सवाल हैं और हर सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश लगातार जांच एजेंसियां भारत में कर रही हैं कि आखिर ये सीमा कितनी सच्ची है, इसमें कितनी सच्चाई है, इसकी दीवानगी में, इसके प्रेम में कितनी सच्चाई है। कुछ कुछ आपको एक गदर कहानी की तरह जरूर लगता होगा, जहां एक प्रेमिका अपने प्रेमी से मिलने के लिए
एजेंसियां भारत पहुंच गई, लेकिन आखिर इसके प्रेम में कितनी सच्चाई है तो जांच एजेंसियों की जांच रिपोर्ट में ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि कल वहां पर पाकिस्तान में घोटकी का जो हिंदू मंदिर है घोषपुर में, वहां पर एक बड़ा हमला किया गया, रॉकेट लॉन्चर वहां पर दागा गया, उसके जरिए वहां पर हमला किया गया, यानी दहशत फैलाने की पूरी कोशिश है। लेकिन इसका जो दूसरा एंगल निकलकर सामने आ रहा है, कहा यह जा रहा है कि यह आईएसआई की बड़ी साजिश भी हो सकती है, वो ध्यान भटकाने की कोशिश कर सकता है। जिस तरीके से जांच एजेंसियां यहां पर सक्रिय हो गई हैं, हो सकता है कि आने वाले वक्त में वो यहां पर ध्यान भटकाना शुरू कर दे इन जांच एजेंसियों का, और इसीलिए उसने ये आतंकी हमला करवाया हो। हालांकि आपको बता दें, सिंध का जो इलाका है वहां पर सबसे ज्यादा हिंदू आबादी रहती है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हिंदुओं के मंदिर निशाने पर हैं और हिंदुओं के घरों पर कब्जे की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान के दक्षिणी सिंध प्रांत में डकैतों के एक गिरोह ने एक मंदिर पर रॉकेट लॉन्चरों से हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक हमलावरों ने सिंध प्रांत के काशमोर इलाके में एक मंदिर को निशाना बनाया है। इस दौरान अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के घरों पर भी गोलियां बरसाई गईं। गनीमत ये रही कि रॉकेट लॉन्चर तकनीकी खराबी के चलते फेल हो गया, जिससे किसी तरह के जानमाल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। खबर ये भी है कि डकैतों ने हिंदू समुदाय के 30 लोगों को बंधक भी बना लिया है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने एक ट्वीट किया, उसमें उन्होंने दावा किया कि जो 30 हिंदू हैं वो हॉस्टेज हैं इन डाकुओं के पास। तो फिर उसमें ये भी बताया उन्होंने, एचआरसीपी ने ट्वीट में ये भी कहा कि जो मंदिर पे हमला हुआ है उसकी भी उन्होंने कंडेम किया और गवर्नमेंट ऑफिशियल से नोटिस लेने का भी उन्होंने अपील की। जब काशमोर कंदकोट के एसएसपी इरफान सैमो ने नेतृत्व में एक टीम घटनास्थल पर पहुंची तो दहशतगर्द अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए भाग निकले। पुलिस अधिकारी ने बताया कि हमले में 8 से 10 बंदूकधारी शामिल थे। डकैतों के दागे गए रॉकेट लॉन्चर का निशाना चूक गया था, जिससे कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। हिंदू समुदाय के लोगों को हम भरोसा दिलाते हैं कि उनकी सुरक्षा की जाएगी। पाकिस्तान के मानव अधिकार आयोग ने सिंध के काशमोर और घोटकी जिलों में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता जाहिर की है। काशमोर में बड़ी संख्या में हिंदू आबादी है, ऐसे में हमले के बाद से लोगों में डर का माहौल है।